जी। और साथ ही साथ भाषा के स्तर पर भी बहुत सारे रूप मिलते हैं। जी। जैसे इसमें नाटकीयता वहाँ उपस्थित होती है कि अचानक लगता है कि राम हार रहे हैं। जी। फिर उसके लिए वो कई पुरानी चीज़ों को याद करते हैं। जी। शक्ति के रूप में वो अपनी पत्नी को याद करते हैं। जी। तो वो सारे प्रसंग किस रूप में आप उन प्रसंगों को देखते हैं? जी। और इस कविता की ताकत के रूप में जब हम इन पक्षों को लेकर आते हैं तो आप उससे कहाँ तक सहमत हैं? देखिए प्रमोद जी, जब राम की शक्ति पूजा पर हम जब चर्चा कर रहे हैं तो इसमें जो महाकाव्यात्मक औदात्य है वह उस पारंपरिक रूप में नहीं है। जी जी। लेकिन पारंपरिक रूप में नहीं है तो उसके वो कारण है, क्योंकि महाकाव्य का जो समय है, महाकाव्य लिखने का जो एक उसका पूरा जो रूप बनता है जी, वह समय काफ़ी आगे निकल चुका है। यहाँ पर अब उस तरह के महाकाव्य, पारंपरिक ढांचे और खांचे के महाकाव्य की रचना का समय अब नहीं रह गया है। इसलिए यह अपनी तरह का एक महाकाव्यात्मक औदात्य देने वाली ये एक प्रबंधात्मक रचना है। जी। आपने जो जिक्र किया ये बड़ा इसका बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है कि राम बहुत निराश हैं, हताश हैं, युद्ध हो चुका है जो कि कविता की शुरुआत में है, और फिर इस तरह से पूरी सेना लौट रही है। जी। दूसरी तरफ राक्षस दल है जो अट्टहास कर रहा है और पृथ्वी जो है उसके अट्टहास से कांप जा रही है। जी जी। और राम के जो साथी हैं, आप देखें कि जो उन्होंने चित्र प्रस्तुत किया है, कविता के माध्यम से कहें तो ज़्यादा अच्छी तरह वो बात आएगी जी। कि श्लथ धनुगुण है कटिबंध सस्त, तूड़ीर धरण दृढ़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त, प्रतिलट से खुल फैला पृष्ठ पर बाहुओं पर वक्ष पर विपुल, उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार, चमकती दूर ताराएं ज्यों हो कहीं पार। यह जो स्थिति है, और इसके पहले जो मैंने जिक्र किया कि है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान गान, ज्ञान स्तब्ध है पवनचार। जी। ऐसी स्थिति के बावजूद यह जो संकट की पराकाष्ठा है, यह जो निराशा की चरम स्थिति है, उस चरम स्थिति में अचानक सीता का जो स्मरण हो आना है, यह इसका एक बहुत बड़ा पक्ष है जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कि ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत जागी पृथ्वी तनया कुमारी का छवि अच्युत, देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन, विदेह का प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन, नयनों का प्रिय संभाषण नयनों से गोपन, पलकों का नव पलकों पर उत्थान पतन। यह जो निराशा की घड़ी में जानकी का स्मरण वो कैसे उनको शक्ति से भर देता है। और ये निराला ही नहीं, निराला के पूर्व भी और निराला के परिवर्ती कवियों ने भी इसका जिक्र किया है कि जब हम संकट में होते हैं तो हमें सबसे पहले एक स्त्री का स्मरण होता है, और वह स्त्री हम एक युवती के रूप में, एक प्रिया के रूप में, एक प्रेमिका के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक माता के रूप में सबसे पहले हमारे सामने आती है और हमारे भीतर एक ऐसी शक्ति का संचार कर देती है कि सिहरा तन क्षण भर भूला मन लहरा समस्त, हर धनुर्भंग को पुनर्वार जो उठा हस्त, फूटी स्मित सीता ध्यान लीन राम के अधर, फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर। तो वह जो विश्व विजय की भावना है वह उस पूरे स्मरण मात्र से, उस स्वयंवर के प्रसंग से, और उसके बाद जिस तरह से राम के भीतर पैदा हो जाती है, वह जो उनके भीतर शक्ति का संचार कर देती है, यह एक बहुत ही अद्भुत उद्भावना है जो यहाँ पर निराला लेकर प्रस्तुत होते हैं। इससे एक संदर्भ मिल रहा है कि शक्ति और प्रेम का बहुत गहरा रिश्ता है। जी। जब भी हम संकट में होते हैं तो हमें अपने प्रेमी जनों की याद आती है। जी। और प्रेम ही वह ताकत देता है कि आप विषम से विषम परिस्थितियों से टकरा सकें, जूझ सकें और उससे जूझ के निकल सकें। जी। जो राम की शक्ति पूजा है, ये नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि शक्ति की पूजा हो रही है। जी। और स्त्री को भी शक्ति माना गया है। जी। इस पूरे प्रक्रिया में सीता के लिए पूजा करना और सीता को ही याद करना हारने के क्रम में, जी, यानी कहीं ना कहीं अगर हम इसकी एक दृष्टि से व्याख्या करें जी, तो राम पुरुष के रूप में हैं
और इसमें जितनी भी शक्तियां हैं वो स्त्री रूप में उनको मदद करने के लिए आती हैं जी। और गांधी जी ने भी स्वाधीनता संग्राम में स्त्री शक्ति और मातृशक्ति का आह्वान किया था कि वो जुटें और वो आगे बढ़ाएं जी। हम इस कविता को 2013 में पढ़ रहे हैं और इसकी व्याख्या कर रहे हैं। आज स्त्रियों का जो संदर्भ आ रहा है वो बिल्कुल अलग रूप में आ रहा है। हम इस कविता को कैसे आज के संदर्भ और समय से जोड़ पाते हैं, इस पर हम ज़रा विचार करें। देखिए, कोई भी रचना का एक बहुत बड़ा महत्व उसकी प्रासंगिकता भी होता है। जी जी। और यह जो महत्व है, कई बार इसे दुर्भाग्य भी कह सकते हैं जी। वो इस रूप में कि कोई रचना अपने समय के जिन घात प्रतिघातों को व्यक्त कर रही है, अगर हम उस रचना काल के सैकड़ों वर्ष बाद भी उस प्रासंगिकता को और उसी अर्थ में महसूस करते हैं, देखते और पाते हैं, तो कहीं न कहीं हमें लगता है कि हम अभी उतना आगे नहीं बढ़ पाए जितना आगे बढ़ना हमारे लिए अपेक्षित था। तो वह स्थिति बरकरार है, ये कोई अच्छे लक्षण नहीं है। स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए था और कवि और उस कविता ने उस परिवर्तन के लिए एक ज़मीन बनाने की कोशिश की थी और हम उससे आगे अगर नहीं बढ़ पाए तो हमें ये कविताएं इस पर पुनः विचार करने का अवसर देती हैं कि आखिर वे कौन से कारण हैं जिनके चलते हम जैसा अपेक्षित था वैसी प्रगति नहीं कर पाए। स्त्रियों के लिए जैसा समाज और जैसा जीवन हमें देना था वैसा समाज और वैसा जीवन हम नहीं दे पाए। तो ये कविता इसी अर्थ में प्रासंगिक है कि यहाँ पर राम के साथ एक शक्ति है, एक शक्ति जो राम की, अगर आपके ही शब्दों को ले तो सीता के रूप में रावण ने उसे हर लिया है। एक शक्ति वो है जो रावण के साथ है, जो अन्याय और अत्याचार के साथ है, लेकिन उससे बड़ी महाशक्ति वो है जो मौलिक कल्पना है शक्ति की, और राम जिस शक्ति को प्राप्त करते हैं और उसके लिए वह पुरस्चरण करते हैं, जिसका बहुत सुंदर चित्रण यहाँ पर हुआ है कि आप देखें कि जब जामवंत उन्हें शक्ति की मौलिक कल्पना और आराधन का दृढ़ आराधन से उत्तर देने के लिए कहते हैं और जिस तरह वो 8 दिन का अनुष्ठान कहते हैं। प्रमोद जी, एक चीज़ इसमें और ध्यान देना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारी परंपरा में यह जो नवरात्रि आती है, यह नवरात्रि असमय आराधन का समय है, यह देवताओं के शयन का समय है। जी जी। ऐसे समय में जब देवता शयन में हों, उनको जगाना और उनसे अपने लिए पुकार करना, अपने लिए अपनी रक्षा की मांग करना, और ऐसे असमय में शक्ति का पूजन, ये अपने आप में बहुत ही दिलचस्प है। और इस कविता में भी आप देखेंगे कि राम उस समय में जब वो बिल्कुल निराश हैं, हताश हैं, ऐसे में वो उस शक्ति को प्राप्त करने, उस शक्ति की पूजा करने या उस शक्ति का आवाहन करने की कोशिश कर रहे हैं जो आज की हमारी नितांत ज़रूरत है। लेकिन उस शक्ति को प्राप्त करने के रास्ते में भी कोई एक दो बाधाएं नहीं हैं, कई सारी बाधाएं हैं। हनुमान के रहते भी बाधाएं हैं। सबसे पहला संकट तो पैदा होता है कि वो नीलकमल कौन लाएगा। हनुमान उसके लिए तैयार होते हैं, जामवंत उन्हें रास्ता बताते हैं और नीलकमल आ भी जाता है। और 8 दिन पूरे हो चुके हैं उस तप के, और उसके बाद आखिरी नीलकमल गायब हो जाता है। यह जो बात है ये हमारे लोक में भी है, ये हमारे पुराने कथानकों, पौराणिक कथाओं में भी है कि किस तरह से तपस्या की जाती है, किस तरह से देव परीक्षा लेते हैं और फिर किस तरह से देव परीक्षा से प्रसन्न होते हैं। तो आप इसको इस रूप में देखें कि ये आम भारतीय मनुष्य की परीक्षा की घड़ी है। वह जो आज़ादी का संघर्ष है वह एक परीक्षा की घड़ी है, और उस परीक्षा की घड़ी को पार करना है, और उस परीक्षा की घड़ी को पार करने के लिए शक्ति की मौलिक कल्पना का संधान करना है और उस शक्ति को प्राप्त करें। कैसी शक्ति? जो आपके साथ न लड़े बल्कि आपके बदन में ही लीन हो जाए। होगी जय पुरुषोत्तम नवीन, कह शक्ति राम के बदन में हुई लीन। तो यह जो शक्ति का यह स्वरूप प्राप्त करना,
ये निराला की बहुत ही मौलिकता है और वो ऐसी ही शक्ति को अपने भीतर अपनी रचनाओं के द्वारा अपने जन के भीतर प्रस्तुत करना चाहते हैं। देखिए, हम लोग सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा को साथ लेकर चर्चा कर रहे हैं। तो राम की शक्ति पूजा में निराला का जो स्वर है और सरोज स्मृति में जो निराला का स्वर है उसमें एक बहुत बड़ा फर्क है जी। सरोज स्मृति में निराला बार बार हारे हुए हैं और अंत में वो कह भी देते हैं कि जो मेरा जो कवि का जो भी मेरा कुछ प्राप्य है वो सब तुझे तर्पण मैं कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं पिता निरर्थक कुछ भी तेरे हित कर न सका। नहीं, अंतिम पंक्तियों में वो कहते हैं सरोज कर्मों का कर। हाँ जी, वो अंतिम पंक्तियों में वो कहते हैं, इस बात को मैं चाहता हूँ कि आपके सामने मैं दोहरा दूँ कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के से शतदल, कन्ये गत कर्मों का अर्पण, कर करता मैं तेरा तर्पण। तो यहाँ पे जिस तरह के भाव निराला के भीतर सरोज स्मृति में है, उसके ठीक एक साल बाद की कविता में ये भाव बिल्कुल बदल जाते हैं। और यहाँ पर वो कहते हैं कि एक और मन था राम का जो न थका। जी। आप इस पर गौर कीजिए कि राम एक मन से थकते हैं, एक मन से हारते हैं, एक मन से निराश होते हैं, लेकिन एक अपराजेय मन भी है जो कभी थकता नहीं है, जो कभी निराश नहीं होता। और इस तरह से इन दोनों कविताओं में अगर इन दोनों को जोड़ कर देखें तो निराला संघर्ष भी करते हैं और संघर्ष के साथ साथ उस संघर्ष से जो अनुभव प्राप्त करते हैं, वो जो पाथेय प्राप्त करते हैं, उससे अपने को मजबूत भी बनाते हैं। और ये कविता जो शक्ति काव्य है वह एक व्यक्ति को शक्ति सम्मिलित करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। संजीव जी, इन दोनों कविताओं के संदर्भ में जी आपने कथ्य की बहुत विस्तार से चर्चा की। अमूमन कथ्य को हमारे सामने पहुंचाने में भाषा की या उस कविता के शिल्प की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जी। राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति, इन दोनों की संरचना, दोनों का शिल्प, दोनों की भाषा में वो कौन से तत्व हैं जो इन्हें प्रमुख बना देते हैं? जी, देखिए, ऐसा है कि राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति दोनों छंदबद्ध कविता है। जी। पारंपरिक अर्थ में नहीं, लेकिन नए अर्थ में वो बड़ा सुंदर प्रयोग शब्दों का करते हैं, छंदों का करते हैं। और निराला उन हिंदी के थोड़े से कवियों में हैं जो अपनी काव्य भाषा में नादात्मकता को बड़ा महत्व देते हैं। उनके जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं इन कविताओं में, वे केवल अर्थ की व्यंजना ही नहीं करती, बल्कि उनसे एक अलग ध्वनि प्रस्तुत होती है। और वह ध्वनि भी अपने आप में उनके काव्य के अलंकरण की एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो आप देखेंगे कि ये जो कविताएं या एक कविता का जो विधान है और इसका जो छंद विधान है और इसकी जो भाषा संरचना है, इनमें उन्होंने ये कोशिश की है कि पूरी नाटकीयता और पूरे वातावरण को वो सृजित कर दें। और इस वातावरण सृजन में शब्दों की जो क्रीड़ा, ध्वनियों की जो क्रीड़ा है और उसका जो नादात्मक सौंदर्य है, उसको वो निखारने की सतत कोशिश करते हैं। इसीलिए आप देखें कि कविता की शुरुआत जब होती है तो वो जिस तरह की शब्दावली, जिस तरह शक्ति पूजा की 16 पंक्तियां जो शुरुआत की जो 16 पंक्तियां हैं, वो पूरा का पूरा एक वातावरण युद्ध का आपके सामने प्रस्तुत हो जाता है। ये अपने आप में एक ऐसा नहीं है कि बहुत नया है। नया सिर्फ इसमें है, इस अर्थ में है कि यह जो नवीनता है वह कवि नए अर्थों को भरकर उसमें प्राप्त करता है। रामायण में भी ये युद्ध का वर्णन है, वो आप सरोज स्मृति में भी आप पाएंगे, वह रणक्षेप, वह रणकौशल, वो तुलसीदास में भी है। तो ये युद्ध है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि यह युद्ध प्रतीकात्मक है, उसी तरह से उस युद्ध का जो पूरा स्वरूप है उसे भी प्रस्तुत करने में कवि शब्दों का, भाषा का और छंद का बड़ा समुचित प्रयोग करता हुआ नजर आता है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और खुद कई सारे शब्द निराला ने गढ़े हैं या उनकी विशालता को दर्शाने के लिए कुछ उसमें उपसर्ग ऐसी चीज़ें जोड़ी हैं, जैसे महाकाश, महाशक्ति,
महाफलक, ऐसे शब्दों का प्रयोग, जी। या पुरुष सिंह कह करके उनके भीतर शक्ति की नई कल्पना करने के लिए प्रेरित करना, या खास तौर से मुझे वो बिंब बड़ा अच्छा लगता है जहाँ वो पत्नी को याद करते हैं तो ज्योति प्रपात के रूप में याद करते जी, हैं। जी। एक ज्योति के रूप में अपनी प्रिया को याद करना। तो निराला ने बहुत सारे ऐसे शब्दों का खुद निर्माण किया है, या उन दो शब्दों को मिला के एक ऐसी संरचना पैदा की है जिससे वो अपने मनोवांछित अर्थ को श्रोताओं तक या पाठकों तक पहुंचा सकें। जी। ये दोनों कविताएं न एक तरह से अपूर्व तो हैं ही, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अपश्चात भी हैं, क्योंकि इन दोनों कविताओं के तर्ज पर दोबारा बहुत सारे लोगों ने लिखने की कोशिश की, लेकिन ऐसी कविताएं लिखी नहीं जा सकी। प्रमोद जी, मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा। हमारे पास समय बहुत कम है और हमें समय का ध्यान रखना पड़ता है। दो कविताओं का एक साथ समाहार करना इतना आसान नहीं होता है। अभी आपने जो जिक्र किया, सरोज स्मृति की सबसे बड़ी एक शक्ति और है जिसका हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, कि पहली बार हिंदी कविता में, और अगर मैं अतिशयोक्ति न कहूँ तो भारतीय कविता में, पुत्री के भीतर अपनी प्रिया का दृश्य देखना, प्रिया का चित्र देखना, और वो जिस तरह से मनोहरा देवी को सरोज में साकार होते हुए देखते हैं, जी। और वह जो पूरा का पूरा जो एक विधान रचते हैं उसको प्रस्तुत करने के लिए, वह बड़ा अप्रतिम है। मुझे लगता है कि राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति ऐसी कविताएं हैं जिन पे बहुत विस्तार से और काफ़ी समय लेकर, अभी तो हम लोगों ने केवल इसकी ऊपरी संरचना पर बात की, और कुछ मोटी मोटी बातें जो इस कविता के संदर्भ में आई हैं जिनका हम लोगों ने उल्लेख किया, इसकी एक एक पंक्तियां व्याख्या सापेक्ष हैं, और उन व्याख्याओं से जो अर्थ निकलेगा वह हमारी चर्चा को और विस्तार देगा। निश्चित रूप से इस संधान की, इस व्यवस्था का हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अवसर दिया और इस माध्यम से राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति को समझने जानने का एक मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि संधान में आप आए, और इस कार्यक्रम को अगली बार हम लोग फिर से और बेहतर बनाते हुए कुछ और चर्चा करेंगे, नई चर्चा लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। Sandhan. All Gujarat integrated